गुड मॉर्निंग ड्रीमर्स। तो अब मतलब क्या देखना हमको, जो मैंने बताया था दूसरा सेकंड मैटर देखना है, सेकंड मेथड देखना है हमको। क्या देखना है आपको? ब्लू वाइट स्क्रीनिंग मेथड। किसके पता लगाने के लिए हमें, ये मैंने ऑलरेडी आपको कल बता दिया था, किसके बीच में, रेकॉम्बिनेंट और रेकॉम्बिनेंट एंड नॉन रेकॉम्बिनेंट। इसमें क्या लिखा देखो, दिस इज अनदर मेथड। have been developed to identified इसमें क्या लिखना है देखो, वो देखना है to identify क्या चीज़, recombinant, to identify recombinant from non-recombinant on the basis of ability to produce color in the presence of। सभी एनसीईआरटी में दिया है, तो आपको यहाँ नहीं कि आपको दिखाई नहीं देता हो, आपके स्पेलिंग में नहीं आती हो या कुछ नहीं, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, सिर्फ बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। बस ये क्या होता है, जब मैं समझाऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा इसका मीनिंग क्या है। सी ये क्या है, एक तो टेक्निक मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रेकॉम्बिनेंट और नॉन रेकॉम्बिनेंट को पहचानने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पर उसमें क्या आता था, मैं एंटीबायोटिक क्या था, एंटीबायोटिक के ऊपर एंटीबायोटिक बेस्ड टेक्निक थी, जो मेथड था उसके बेस पे मैंने बता दिया। दूसरा क्या है, वो थोड़ा कंवर्सन दिया था एनसीईआरटी ने, बट कंवर्सन मतलब थोड़ा जटिल मेथड है, थोड़ा डिफिकल्ट मेथड था वो पता लगाना है, सिंपल लेकिन ये कह दिया डिफिकल्ट है, लेकिन ये आसान है। इसमें क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि कलर प्रोड्यूस कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। कलर के बेस पे जो कलर प्रोड्यूस करेगा उसके बेस पे हम क्या करते हैं कि ये रेकॉम्बिनेंट है, ये नॉन रेकॉम्बिनेंट है, वो देखते हैं कैसे। सही आप देखते हो उसमें। इसके बाद यहाँ पर जो प्लाज्मिड यूज़ करते हैं, उस प्लाज्मिड का नाम है PUC 19। वहाँ कौन सा प्लाज्मिड यूज़ कर रहे थे एंटीबायोटिक में, हम बोल रहे PBR 322। ये भी आपको ध्यान रखना है कि वहाँ जो प्लाज्मिड यूज़ कर रहे थे वो कौन था, PBR 322। यहाँ क्या है, PUC 19। ये प्लाज्मिड है, कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी ने ये डेवलप्ड किया है। तो इस प्लाज्मिड में देखना हो, इस प्लाज्मिड के बारे में देखते हो तो ये देखो प्लाज्मिड ये है, अब इस प्लाज्मिड के अंदर एक ऑलरेडी जीन प्रेजेंट होता है। इस प्लाज्मिड के अंदर इस जीन को पढ़ते हैं हम लैग जेड जीन। क्या पढ़ते हैं, लैग जेड जीन। ये जीन क्या करता है, अब ये प्लाज्मिड है, सही, इसके अंदर ऑलरेडी जीन प्रेजेंट है। ये हमारा डिजायर्ड जीन नहीं है, ऑलरेडी जीन आइडेंटिफाइड करने के लिए जीन प्रेजेंट है। तो हमने देखा इसके अंदर हमने मतलब क्या अपना डिजायर्ड जीन मिलाया, क्या मिलाया, डिजायर्ड जीन। हम देखेंगे, सही है, डिजायर्ड जीन मिल गया, डिजायर्ड जीन मिला नहीं मिला, इसके अंदर हमें ट्रांसफ़र करा, ये मतलब ये सॉल्यूशन है, सही। इसके अंदर हमें डिजायर्ड जीन, अब देखते हैं इसके अंदर डिजायर्ड जीन मिला नहीं मिला। ये पहले ये डिजायर्ड जीन आ गया, इसके अंदर मिलता है नहीं मिलता। अब देखो होगा क्या, ये अब इसमें डिजायर्ड जीन मिला नहीं है, डिजायर्ड जीन मिला नहीं है, तो ये क्या करता है, इसको हम एक सॉल्यूशन में रखेंगे। इसको अब किस में ये जो हमारी सेल है
जो बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो गया। अब बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो गया, ये ट्रांसफॉर्मेंट तो है ही, हमें क्या करना है, रेकॉम्बिनेंट और नॉन रेकॉम्बिनेंट पता लगाना है, जो स्टार्टिंग में मैंने बहुत ज़्यादा फोकस करा था इसे बताने के लिए। सही, तो आपको हमको ये पता लगाना है ये रेकॉम्बिनेंट है या रेकॉम्बिनेंट नहीं है, इसके अंदर डिजायर्ड जीन प्रेजेंट है या नहीं है। तो इस वाले मतलब जो ये वाला जो जो सेल होगी, जो बैक्टीरियल सेल होगी, उस बैक्टीरियल सेल को हम, ये बैक्टीरियल सेल है, आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जहाँ वो एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ ये दिखाई नहीं देगा कि मतलब ये प्रेजेंट है या नहीं है। तो अब ध्यान रखना यहाँ पर क्या होगा, ये प्लाज्मिड, इसके अंदर हमने एक्स जेल ये प्रेजेंट होता है, यहाँ पर कौन सा होगा, एक्स जेल। क्या होता है, एक्स जेल। तो एक्स जेल का कलर क्या होता है, वाइट। क्या कलर क्या होता है, वाइट। जब भी हम ट्रांसफॉर्मेंट को एक्स जेल में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट बोले तो वो बैक्टीरिया है, उसके अंदर हमारा जो मतलब क्या आ गया है, हमारे वो ये वाला आ गया, प्लाज्मिड आ गया। प्लाज्मिड के साथ हमारा डिजायर्ड जीन प्रेजेंट है या नहीं है, वो हमको आइडेंटिफाइड करना है। ट्रांसफॉर्मेंट रेकॉम्बिनेंट है या नॉन रेकॉम्बिनेंट है, वो हमको पता लगाना है। होगा क्या, अगर ये नॉन रेकॉम्बिनेंट होगा, सही है, तो क्या करेगा, ये एक्स जेड जीन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है इसके अंदर, हमारा डिजायर्ड जीन यहाँ प्रेजेंट है या नहीं है वो हम देखते हैं। तो ये क्या, अगर बैक्टीरिया को जब एक्स जेल में डालेंगे तो होगा क्या, जो एक्स जेड जिन है वो क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाएगा। क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम। तो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनता तो उसके मेटाबॉलिज्म से क्या होता है, जो एक्स जेल है, जो क्या है, एक्स जेल है, तो एक्स जेल का कलर हो जाता है ब्लू में, किसमें, नीला कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स जेल का कलर किस में हो जाएगा, नीला। अगर ये नीले में कन्वर्ट हो गया, वाइट से किस में कन्वर्ट हो गया, नीले में। वाइट से जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है, ये सिंपल एक बनाया मैंने, बहुत सारी कॉलोनी, बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे। अगर वो बैक्टीरिया एक्स जेल से, मतलब जो एक्स जेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो इसका मतलब ये है, वो ये जो हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, प्लाज्मिड तो आ गया है, लेकिन डिजायर्ड जीन नहीं आया, डिजायर्ड जीन नहीं आया है। सही है, तो ये कैसा होगा, नॉन रेकॉम्बिनेंट। कैसा होगा, नॉन रेकॉम्बिनेंट। कैसा होता है, नॉन रेकॉम्बिनेंट। दूसरा मेथड ये मेथड है। अब हम देखते हैं दूसरी तरीके से। ये हमने देख लिया, बाई चांस ये आ गया है हमारा डिजायर्ड जीन, हमने डिजायर्ड जीन यहाँ पर आके लग गया, डिजायर्ड जीन हमें, अब ध्यान रखना, जो डिजायर्ड जीन मिलाते हैं उसका इस वाले एंजाइम की खास, इस वाले प्लाज्मिड की प्रॉपर्टी या सबसे जो मेन फीचर ये सिर्फ में इसमें एक ही रिकग्नाइजेशन या रेस्ट्रिक्शन साइड एक ही जगह से तोड़ सकता है, वो भी लैग जिन पे। डिजायर्ड जीन हमेशा एक्ट किसको तोड़ेगा, लैग जिन को, क्योंकि हम लैग जिन पे वर्क कौन करेगा, एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम। उसको भी इसको लेके आएंगे तो यहाँ भी आके लेके आएंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम जब इस पर वर्क करता है तो लैग जिन तो टूट जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट। उसी क्या बोलते हैं, इनसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या पढ़ते हैं, इनसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब हमने अपना ये डिजायर्ड जिन यहाँ पर जुड़ गया, तो डिजायर्ड जिन यहाँ पहुँच गया, हमारा डिजायर्ड जिन पहुँच गया, तो सीधी सी बात है लैग जिन इनएक्टिवेट हो गया। लैग जिन इनएक्टिवेट होगा तो बीटा गैलेक्टोसिडेज बनेगा नहीं। जब बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा, तो जो एक्स जेल है वो किस में कन्वर्ट रहेगा, एक्स जेल में रहेगा। मतलब उसका कलर क्या रहेगा, वाइट का वाइट ही रहेगा। जब कॉलोनी का कलर वाइट का वाइट ही रहता है तो मतलब वो क्या है, रेकॉम्बिनेंट। वो क्या है, रेकॉम्बिनेंट। वो क्या है, रेकॉम्बिनेंट। कैसा है, रेकॉम्बिनेंट। फिर देखो हमने बैक्टीरिया की बहुत सारी, ये सिंपल यहाँ पर एक्स जेल प्रेजेंट है, इसमें क्या है, एक्स जेल। हमने बैक्टीरिया की बहुत बैक्टीरिया यहाँ पर रख दी है, ये बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं। अब इस बैक्टीरिया के अंदर हमें ये देखना है कौन सा रेकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रेकॉम्बिनेंट है। तो सीधी सी बात है, जो बैक्टीरिया रेकॉम्बिनेंट होगा उसके अंदर क्या हमारा डिजायर्ड जिन प्रेजेंट होगा, तो लैग जिन इनएक्टिवेट हो जाता है। जब लैग जिन इनएक्टिवेट हो जाएगा तो बीटा गैलेक्टोसिडेज बनेगा ही नहीं। बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा तो उसका कलर क्या रहेगा, सही है, कलर क्या रहेगा, वाइट का वाइट ही रहेगा। कलर क्या रहेगा, वाइट का वाइट ही रहेगा। सही है, कलर क्या रहेगा, वाइट का वाइट। ये सही,
कलर क्या है, वाइट का वाइट। अगर हमारा डिजायर्ड जिन प्रेजेंट नहीं है, डिजायर्ड जिन इसमें मिला ही नहीं है, तो खाली क्या है, रेकॉम। डिजायर्ड जिन प्रेजेंट नहीं है तो क्या बोलेंगे, डिजायर्ड जिन, इसके अंदर प्लाज्मिड तो आ गया है लेकिन हमारा डिजायर्ड जिन मिल नहीं पाया है, डिजायर्ड जिन मिल नहीं पाया है, तो ये तो मतलब जो दूसरे जिस बैक्टीरिया में ये मिल नहीं पाया है, तो उस बैक्टीरिया का जो मतलब जो कॉलोनी है, जो बैक्टीरिया कॉलोनी है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ब्लू में। ये नीली नीली दिखाई देंगी हमको, तो ये वाली कॉलोनी जो नीली नीली दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब इसमें ये रेकॉम्बिनेंट, ये कैसे है, नॉन रेकॉम्बिनेंट। कैसा है, नॉन रेकॉम्बिनेंट, नॉन रेकॉम्बिनेंट, रेकॉम्बिनेंट। ये कैसा होगा, रेकॉम्बिनेंट। ये कैसा है, रेकॉम्बिनेंट, रेकॉम्बिनेंट। बिल्कुल आप ऐसे ही लिख लेना, कहीं भी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है इस वाले टॉपिक में। अब देखो यही था जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी, कलर दिखाएगा नहीं दिखाएगा, तो ये डेफिनेशन का मतलब ये था जो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। ये दो तरीके बता दिए से, उसमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधी सी बात है। अगर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को कहाँ डाला हमने, एक्स जेल में। कहाँ डाला, एक्स जेल में। एक्स जेल का कलर कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में। तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब हमें ये मानना है कि वो जो हमारा डिजायर्ड जिन है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, डिजायर्ड जिन प्रेजेंट नहीं है। तो कैसा होगा, ये कैसा होगा, नॉन रेकॉम्बिनेंट। कैसा होता है, नॉन रेकॉम्बिनेंट। कैसा होगा, नॉन रेकॉम्बिनेंट। अगर हमने बैक्टीरिया को ग्रो कराया एक्स जेल में, एक्स जेल में ग्रो करा रहे हैं, एक्स जेल में ग्रो करा रहे हैं, तो एक्स जेल का कलर क्या ला रहा है, एक्स जेल ही रह रहा है। तो इसका मतलब है कि जो लैग जिन है वो इनएक्टिवेट हो गया, उसकी जगह क्या मिल गया, हमारा डिजायर्ड जिन। डिजायर्ड जिन मिल गया, तो जो बैक्टीरिया है वो कैसा है, रेकॉम्बिनेंट। क्या है, रेकॉम्बिनेंट। सही, क्या है, रेकॉम्बिनेंट। ये है, ये दूसरा मेथड था। दोनों मेथड आपको याद रखना है, क्या क्या दोनों मेथड में होता है, ये आपको बहुत सही तरीके से याद रखना है। चलो ये हो गया। अब देखते हैं सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट टॉपिक देखोगे, आप बिल्कुल ध्यान से देख लेना। Vectors for cloning genes in plant and animals। देखो इसमें क्या है, इसमें ने ये बताया जैसे हम फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड की मदद से किसी होस्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। ये चीज़ किसको, ये चीज़ मतलब कुछ जैसे इन्होंने बताया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस की स्पेलिंग देख लेना, सही है। और दिया है, और क्या कौन सा बैक्टीरिया दिया है, रेट्रोबैक्टीरिया दिया, सही है, रेट्रोवायरस। ये इनके अंदर ये जो ये पहले से ही पता था इनके अंदर जो रेट्रोवायरस है। अब देखो इनके अंदर जैसे हम अपना डिजायर्ड जिन हो गया, ये किसी मतलब कोई सेल है, तो हम अपना डिजायर्ड जिन किसी प्लाज्मिड से साथ मिलाएंगे, फिर ये ट्रांसफ़र करते हैं ऐसे। लेकिन ये जो मैकेनिज्म है ऑलरेडी कुछ बैक्टीरिया, कुछ मतलब प्लांट्स के अंदर जो ये बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस, ये जो अपना इसके अंदर जो प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, उस प्लाज्मिड के अंदर ये बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस। आप स्पेलिंग देख लेना, इसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, इस प्लाज्मिड के अंदर एक जीन प्रेजेंट होता है। कौन सा जीन, उसे बोलते हैं टीआई जीन। क्या पढ़ते हैं, टीआई जीन, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। क्या पढ़ते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, किसी प्लांट पर अटैक करता है तो अपना जीन उसके अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो इनको ऑलरेडी ये मैकेनिज्म पता थी जो हम कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। ये बायोटेक्नोलॉजी ऑलरेडी इनको पता थी कि अपना जीन कैसे ट्रांसफर करते हैं, किसको, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस को पता थी। ये क्या है, या प्रोकैरियोटिक है, और जो मतलब प्लांट पर अटैक करा है, प्लांट क्या है, यूकैरियोटिक। इसी तरीके से एनसीईआरटी में दिया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दे के समझाया है। तो प्लांट के अंदर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस ट्यूमर कॉज करने वाला जीन ट्रांसफर कर देता था, जिससे प्लांट के अंदर क्या हो जाता था, ट्यूमर।
क्या हो जाता है, ट्यूमर। तो हमको ये पता चल गया कि हाँ एग्रोबैक्टीरियम के अंदर टेंडेंसी है कि वो अपना जीन क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है प्लांट के अंदर। ऐसी रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस जो मतलब ये भी एनिमल के अंदर, किसके अंदर, ये किसके अंदर ट्रांसफर करेगा, प्लांट के अंदर, किसके अंदर, प्लांट के अंदर। ये किसके अंदर ट्रांसफर करेगा, एनिमल के अंदर, किसके अंदर, एनिमल के अंदर ट्रांसफर करेगा। तो रेट्रोवायरस अपना जीन किसके अंदर करता है, एनिमल्स। तो एनिमल के अंदर जब इसका जीन जाता है तो एनिमल के अंदर वो जो नॉर्मल सेल होगी, नॉर्मल सेल किस सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, कैंसरस सेल में, उसकी डिवाइडिंग पावर बढ़ जाती है। सेल्फ रेगुलेटेड मैकेनिज्म होती है जो हेली कंट्रोल मैंने बताया था, सी सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन इज अ हेली कंट्रोल मैकेनिज्म। वो जिन क्या कर देगा, इसका जिन जाएगा वो क्या करेगा, उसको डिस्टर्ब कर देगा, सेल बहुत तेजी से डिवाइड होंगी, कैंसर हो जाता है। कहने का मतलब ये भी कुछ ना कुछ, ये इसके अंदर भी पावर है कुछ ना कुछ ट्रांसफर करने की इसके अंदर। तो मतलब इनको मैकेनिज्म ऑलरेडी पता थी, तो क्यों, तो इंसानों ने अब क्या करा, ह्यूमन ने इनको जब ऑलरेडी मैकेनिज्म पता है तो क्या करा, इसी बैक्टीरिया का यूज़ करके इन्होंने इस बैक्टीरिया का यूज़ करते इस बैक्टीरिया के अंदर से जो ट्यूमर कॉजिंग करने वाला एंजाइम जीन है इस प्लाज्मिड उसको निकाल दिया, इसको उसकी जगह अपना डिजायर्ड जीन जोड़ दिया। तो डिजायर्ड जीन जोड़ दिया तो ये सीधी सी बात है, ये जब प्लांट पर अटैक करता है प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर देगा। तो प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर देगा तो हमारा डिजायर्ड जीन भी प्लांट के अंदर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ऐसी एनिमल, ऐसी मतलब रेट्रोवायरस के अंदर वो जीन, ऑनकोजीन कहते हैं, जो क्या करता है, कैंसरस प्रोड्यूस करता है, वो वाला जीन निकाल कर उसकी जगह हम अपना डिजायर्ड जीन क्या कर देंगे, डिजायर्ड जीन इंसर्ट कर देंगे। अब क्या इससे अटैक कराएंगे उस पर, तो सीधी सी बात है हमारा डिजायर्ड जीन जो होगा, जो हम डिजायर्ड जीन जिसका भी जो आँख बनाने का, इंसुलिन बनाने का, बॉडी के अंदर कोई भी एंजाइम्स बनाने वाला जीन उसके अंदर इंसर्ट कर दिया इसके डीएनए के साथ। जब ये अटैक करेगा एनिमल पर तो वो डिजायर्ड जीन हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, एनिमल के अंदर। तो इसका हमने फ़ायदा मतलब इससे क्या लिया, हमने देखा है। तो क्यों ना हम नेचुरल तरीके से भी प्रोसेस करा जाता है, ये बताया गया है यहाँ पर, देख लेना पढ़ के आप इसमें ये। तो यहाँ ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। बिल्कुल स्टार्टिंग में ध्यान रखना, जो मैंने दो क्लोनिंग वाला और जो ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसका पता लगाना ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं। और जो क्लोनिंग वेक्टर था PBR, उस पर 322 उस पर बनेंगे, देख लेना सी कितनी क्लोनिंग साइड है, कहाँ क्या एम्फिसिलिन है, कहाँ क्या टेट्रासाइक्लिन है, किस में ग्रो करेंगे, कैसे, उसमें भी क्वेश्चन बना के पूछते हैं। बना के क्या अवसर पे जो NCERT में दिया आपको उसी के अकॉर्डिंग पूछेंगे। अगर आपने एक लाइन टू लाइन पढ़ ली तो ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, बस वही याद करना है आपको। इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं नया टॉपिक। ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू होस्ट, वो हमने वहाँ बता दिया था। अब देखते मतलब मैंने ये कर दिया, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, होस्ट के अंदर वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ देखते हैं इतनी आसान, वो ट्रांसफ़र तो कर दिया, वहाँ सिंपल बता दिया था। अब देखें प्रॉपर वे में ट्रांसफ़र करते कैसे हैं, सही, वो मैकेनिज्म क्या है जिसके द्वारा हम वो ट्रांसफ़र करेंगे, कौन कौन से मेथड, वो मेथड बता दिए। ट्रांसफ़र वहाँ सिर्फ मैंने ऐसे बताया ट्रांसफ़र कर दिए, मेथड नहीं बताते। यहाँ पर क्या होता है, वो मेथड कौन कौन से हैं जिसको हम अपनाकर जो हमारा डिजायर्ड जीन है ये, सही, या जो हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA है, रिकॉम्बिनेंट DNA बोलो तो क्या, प्लाज्मिड और प्लस डिजायर्ड जीन दोनों को मिला के रिकॉम्बिनेंट DNA होस्ट सेल के अंदर किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं, वो मेथड बताएं, सही। तो होस्ट सेल को क्या बनाएंगे, इनटू होस्ट सेल, ये होस्ट सेल, ये है होस्ट सेल। से यहाँ पर दिया कंपेनेंट होस्ट, कंपेनेंट वर्ड दिया, क्या दिया, कंपेटेंट, ये दिया कंपेटेंट होस्ट। लाइक बनाना, होस्ट को क्या बनाना, लाइक बनाना कि उसके अंदर फॉरेन जीन क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए। कंपेटेंट का मतलब उसको लाइक बना, होस्ट को इस लाइक बनाना ताकि उसके अंदर जो रिकॉम्बिनेंट DNA है वो अंदर आसानी से आ जाए। ये हम देखेंगे इस मेथड में। सबसे पहले मेथड उन्होंने ये बताया है, सही, सबसे पहले मेथड क्या बताया, जैसे कि ये बैक्टीरियल सेल है। अब इस मतलब ये सेल है, तो सेल के अंदर हम अपना डिजायर्ड जीन, ये हमारा ये रिकॉम्बिनेंट DNA है, ये इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो DNA है वो इसके अंदर इंसर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो हाइड्रोफिलिक नेचर की है। कैसी है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, तो मतलब क्या हो जाएगी, वो इंसर्ट हो नहीं पाता है। सबसे पहले मेथड में ये देखते हैं,
जो डीएनए है से वो इसमें पास आउट नहीं हो पाएगा। तो पास आउट नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे, इस जो हॉट सेल है सही, इसको हम क्या करेंगे, कोई भी सेल हो सकती है, हॉट सेल है, तो क्या करेंगे इसके अंदर किसी मीडियम में डाल देंगे इसको, इसी मीडियम में। उस मीडियम के अंदर हम उस मीडियम के अंदर क्या मिलाएंगे, डाइवैलेंट आयन, कैल्शियम डबल, इस तरीके से डाइवैलेंट आयन की मिला देते हैं, कैल्शियम के डाइवैलेंट आयन। तो डाइवैलेंट आयन मिलाने को सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, जो मैंने बताया इसमें पोर भी प्रेजेंट होंगे, सेल मेम्ब्रेन में पोर प्रेजेंट होते हैं, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, जगह जगह पोर प्रेजेंट थे। तो होगा क्या, कैल्शियम डाइवैलेंट की डालने की वजह से जो परमेबिलिटी होगी डीएनए की वो बढ़ जाती है, ताकि परमेबिलिटी क्या, डीएनए की जो ये है क्या, ये भी डीएनए ये भी डीएनए, तो उसकी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब भी हम डाइवैलेंट ये आयन को मिलाते हैं, मतलब ये क्या है, कैल्शियम आयन को मिलाएंगे इस सॉल्यूशन में, तो जो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा क्या करते हैं, परमेबिलिटी बढ़ा दी। अब क्या करेंगे, इस जो ये मतलब जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सबसे पहले इसे देते हैं हम, सबसे पहले इसको आइस पे रखेंगे। किस पे रखेंगे, आइस पे, मतलब क्या, कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे उसके आइस पे रखने के बाद, इसको आइस पे रखने के बाद फिर इसको हम इसी को किस पे रखते हैं, मतलब फिर इसे क्या देंगे, हॉट ट्रीटमेंट, थोड़ा गर्म करेंगे ऐसे, ये कुछ चीज़, फिर इसको क्या करेंगे, थोड़ा गर्म करेंगे इसी को, जो हमारा क्या है, ये है टेम्परेचर वगैरह सब दिया है एनसीईआरटी में, आप बिल्कुल देखते रहना उसमें। तो पहले हमने क्या करा, कोल्ड करा, फिर क्या करा, गर्म करा। तो इस तरीके से प्रोसेस करते रहेंगे, थोड़े पहले गर्म, फिर पहले ठंडा करेंगे, फिर ये क्या आइस पर, ये क्या है, पूरा आइस है, आइस पर रखेंगे, फिर उसे गर्म करेंगे, फिर आइस पर रखेंगे, फिर गर्म करेंगे। तो इस तरीके से करने के बाद, ऐसा करने के बाद जो हमारा ये जो क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जो कैसा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए की अब एंट्री करा देंगे इसमें हम। अब क्या करेंगे, एंट्री कराएंगे। जब इतना करने के बाद एंट्री कराएंगे तो आसानी से क्या कर जाता है, इंसर्ट कर जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, सही है, क्या कर जाएगा, आसानी से क्या कर जाएगा, इंसर्ट करा जाएगा। जो टेम्परेचर इसका रहेगा वो कितना रहता है, 42 डिग्री सेल्सियस, सही है। तो पहले हमने सबसे पहले इसकी परमेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम जो हॉट सेल है उसको किस में रखेंगे, मतलब कैल्शियम के डाइवैलेंट आयन में रखेंगे। तो मतलब क्या होगा, उसकी जो परमेबिलिटी होगी वो बढ़ जाती है, जो पोर की परमेबिलिटी होगी बढ़ जाएगी। दूसरा, परमेबिलिटी बढ़ाने के लिए डीएनए को पहले कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे, फिर हॉट ट्रीटमेंट, फिर कोल्ड, फिर हॉट। इस तरीके से क्या, जब ये ट्रीटमेंट देने के बाद अब इसकी परमेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर मतलब इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है आसानी से। अब होस्ट की सेल लायक हो जाती है इसको आसानी से कैच करने के लिए। ये मेथड दिया सबसे पहले, ये इसको कहते हैं केमिकल मेथड। क्या दिया है, केमिकल मेथड, सही है। इसको क्या बोलते हैं, डाइवैलेंट कैटायन कैल्शियम आयन, डाइवैलेंट कैटायन कैल्शियम आयन। ये हो गया फर्स्ट। अब देखते हैं इसके आगे, सही, दूसरा मेथड दिया है। अब दूसरा दिया है माइक्रो इंजेक्शन। क्या दिया है, माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के लिए होता है, एनिमल सेल के लिए। तो उसमें क्या होता है, ये कोई मतलब माइक्रो इंजेक्शन होगा, ऐसे ऐसे, इसमें ऐसे इंजेक्शन की तरह ऐसे। इसके अंदर हम अपना क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए रख देंगे। क्या रख देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐसे प्रेजेंट होता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर हम रख देंगे, यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा। तो विद द हेल्प ऑफ द ये माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा उसे क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे इसमें रखने के बाद प्रॉपर तरीके से। तो ये सिर्फ एप्लीकेबल किस लिए, एनिमल्स के। एनिमल के न्यूक्लियस में अगर डिजायर्ड जीन हम इंसर्ट करना चाहते हैं इस तरीके से, उसे क्या बोलते हैं, माइक्रो इंजेक्शन मेथड। ये माइक्रो इंजेक्शन ही है, बहुत माइन्यूट इस तरीके। दूसरा क्या है, बायोलिस्टिक मेथड। ये सेकंड मेथड हो गया। दूसरा क्या था, थर्ड क्या था, बायोलिस्टिक। बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड। क्या होता है, जीन गन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, ध्यान रखना, ये गोल्ड है, ये गोल्ड हो सकता है या टंगस्टन हो सकता है। उस पर क्या करेंगे, जो हमारा डिजायर्ड जीन है, जो डिजायर्ड जीन है वो उस पर कोड कर देंगे ऐसे। किस पे कोड कर देंगे, गोल्ड और टंगस्टन पे। अब क्या करेंगे, इसको बॉम्बार्ड कराएंगे मतलब किसी हाई वेलोसिटी के साथ प्लांट सेल में बॉम्बार्ड करें, फेंकेंगे हाई वेलोसिटी के साथ, सही। जिस गन से जब क्या निकलती है, बुलेट निकलती है, ऐसे ही। तो क्या पड़ता है, उसके जो गोली यहाँ पे तेज़ी से एकदम हाई स्पीड के साथ यहाँ पर, तो क्या बॉम्बार्ड कराएंगे। तो बॉम्बार्ड कराने से क्या होगा, जो हमारा डिजायर्ड जीन होगा वो उसके अंदर आ जाएगा। जितना एनसीईआरटी में दिया उसी के अकॉर्डिंग देखना है हमको। ये इसके अंदर आ गया हमारा डिजायर्ड जीन, और ये भी ये आ गया।
तो ये एप्लीकेबल किसी प्लांट सेल के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे जो मेन चीज़ क्या रखना है, ये कि जो मतलब माइक्रो इंजेक्शन होता है वो किसके लिए होता है, एनिमल सेल के लिए। बायोलिस्टिक मेथड, जीन गन मेथड में हाई वेलोसिटी के साथ टंगस्टन या गोल्ड के ऊपर अपना डिजायर्ड जीन कोटेड कर देते हैं और बॉम्बार्ड करा देते हैं, सही, हाई वेलोसिटी के साथ, जो मतलब जो हमारा डिजायर्ड जीन कहाँ पहुँच जाए, प्लांट सेल के अंदर पहुँच जाए, किसके, प्लांट सेल के अंदर पहुँच जाए। ये मेथड 2 हो गए। लास्ट वाला मेथड देखते हैं, सही, ये हो गया। मेथड 4, इसमें डिसआर्म्ड पैथोजेंस, क्या दिया है एनसीईआरटी ने, डिसआर्म्ड पैथोजेंस। डिसआर्म्ड पैथोजेंस जो मैंने आपको बता दिया, जो मतलब नेचुरल, मतलब जो नेचुरल क्या होते हैं, ट्रांसफर करने वाले, जैसे एग्रोबैक्टीरियम मैंने बताया था, रेट्रोवायरस बताया, इसके अंदर पावर होती है कि जो उनके अंदर डिजायर्ड, जो उनके अंदर जीन प्रेजेंट है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर। तो क्या करते हैं हम, जो एग्रोबैक्टीरियम था या रेट्रोवायरस था, उनके अंदर जो एनिमल को नुकसान पहुँचाता है जीन, वो जीन निकाल लेंगे। जो जीन एनिमल्स को नुकसान पहुंचाएगा या प्लांट को नुकसान पहुंचाएगा, हार्मफुल होगा, वो क्या कर देते हैं, रिमूव करते हैं। उसकी जगह हम डिजायर्ड जीन ऐड कर देंगे, फिर वो उनसे नेचुरल वे में क्या करते हैं, अटैक कराते हैं। तो जीन क्या होता है, ट्रांसफर। वो क्या होता है, डिस्टार्म। वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर पैथोजेंस नहीं रहे। वो पहले क्या था, जो एग्रोबैक्टीरियम था या रेट्रोवायरस, पहले क्या था, पैथोजेंस, उसके अंदर पैथोजन कॉज करने, मतलब बीमारी कॉज करने वाला जीन प्रेजेंट था, वो जीन हमने निकाल दिया। वो जीन निकाल दिया तो सीधी सी बात है, वो क्या रहेगा हमारे लिए, क्या नॉन पैथोजेंस हो गए, डिस्टार्म्स हो गए, सही, डिसआर्म्ड पैथोजेंस हो गए। क्लियर है, वो बीमारी कॉज नहीं कर सकते हैं, तो उसके द्वारा ट्रांसफर कराएंगे। ये मेथड थे। क्लियर हो गए, ये हो गए। बस यहाँ पर आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। बस एक चीज़ रह जाती है। अब यहाँ पर हम सबसे इस चैप्टर के बाद में क्या देखते हैं, बस यहाँ पर देखते हैं स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या देखेंगे, स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर जो सारे के सारे स्टेप्स मैंने बता दिए यहाँ पर। अब देखो कौन कौन से स्टेप्स थे, एक बार उनको रिपीट कर देते हैं, कौन कौन से स्टेप्स थे जो मैंने पढ़ाए उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या था, हमें सबसे पहले क्या पर हम पढ़ा था हमने, आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले क्या पढ़ा था, आइडेंटिफाई करना। तो आपको बिल्कुल भी आइडेंटिफाई ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आइडेंटिफाई बोलते हैं या सिलेक्शन, क्या पढ़ते हैं, सिलेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले आपने देख चुके हो, मैंने जब आपको माउस के बाद वो एक तरफ माउस बनाया था, वहाँ पर सिलेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल बोले तो वो जीनोमिक डीएनए बताया था मैंने, जीनोमिक डीएनए यहाँ लिखा था सबसे पहले, जीनोमिक डीएनए ये सही, ये कर लिया। फिर आइसोलेशन सेलेक्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, हमने देखा बीटा सेल के अंदर कौन सा डीएनए है जिस पे क्या प्रेजेंट होगा, हमारा इंसुलिन कंटेनिंग इंसुलिन जीन प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसका निकालेंगे, आइसोलेशन। क्या करेंगे, आइसोलेशन। जो सारे स्टेप्स आप पढ़ चुके हो वही एक बार हमको देखना है, बस उसके बारे में पढ़ना नहीं है। एनसीईआरटी ने दोबारा भी थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बताया है, लेकिन मैं ऑलरेडी सबके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, स्टेप बाय स्टेप्स। सही, एनसीईआरटी का पहले स्टेप्स के बारे में डिस्क्राइब कर दिया, अब वो स्टेप्स कुछ रहेंगे वो यहाँ डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन मैंने पहले ही स्टेप सारे के सारे आपको बता दिए। तो अब क्या, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये भी बताया था मैंने, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सही है। फिर क्या होता है, सेकंड ये हो गया। फिर थर्ड क्या, डीएनए, फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। फिर क्या करेंगे, फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए करे थे आपने, किसके द्वारा, फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन, बाय यूजिंग लिख दो लोग, बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये हो गया, बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब क्या करा है, जो हमने डीएनए के फ्रैगमेंट्स कर दो, अब डीएनए के फ्रैगमेंट्स को हमने सेलेक्ट करा था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। अब ध्यान रखना, इससे फ्रैगमेंट्स करेंगे, अब क्या करेंगे हम, सिलेक्शन, क्या करेंगे, सिलेक्शन या आइसोलेशन, सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड
डीएनए फ्रैगमेंट, डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को क्या पढ़ेंगे, वो जीन, डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। उसके बाद मैंने बताया था अगर डिजायर्ड फ्रैगमेंट को हमने एक तो बहुत मुश्किल से निकाला है तो क्यों ना उसकी बहुत सारी कॉपी बना लें। तो अगर तो क्या करते हैं, पीसीआर, क्या करते हैं, पीसीआर, मैंने बताया था इस स्टेप के बाद। पीसीआर करने के बाद अब क्या करेंगे, जो हमारा बहुत सारी कॉपी बन गई, अब उस कॉपी को किसके साथ, प्लाज्मिड के साथ जोड़ेंगे। किसके साथ जोड़ेंगे, प्लाज्मिड, मतलब क्या बनाएंगे, रिकॉम्बिनेंट। क्या बनाएंगे हम, रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे। ज्वाइनिंग ऑफ फॉरेन डीएनए, ज्वाइनिंग ऑफ फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए, यही डिजायर्ड डीएनए विद प्लाज्मिड, विद प्लाज्मिड, तो उसे क्या पढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेंट। क्या पढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेंट। क्या पढ़ते हैं, रिकॉम्बिनेंट। ये भी स्टेप्स आपने देख लिया, रिकॉम्बिनेंट। अब क्या करें, ट्रांसफरिंग, जो मैंने अभी बताया था इससे पहले, ट्रांसफरिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफरिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट इनटू होस्ट सेल। फिर मतलब 8, ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, जो फॉरेन जीन जो हमने डाला उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो निकालना है। ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट, ये सी ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। बिल्कुल इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आपको। ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट किससे, होस्ट, मतलब वो किसमें जो ग्रो करेगा, होस्ट के अंदर ग्रो करेगा उससे। लास्ट वाला स्टेप देखते हैं, नैन वाला होगा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये बताना मुझको, ये दोनों डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये आपको मैंने ये बता दिया कैसे निकालेंगे, सही है। सेलेक्ट करेंगे, फिर आइसोलेट करेंगे, फ्रैगमेंट डीएनए के करना है, फिर डीएनए के फ्रैगमेंट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बताया था मैंने। अगर उसके बाद फिर मैंने बस पीसीआर बताया था, फिर ज्वाइनिंग ऑफ फॉरेन डीएनए विद प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट कैसे बनाते हैं, सही, फिर कैसे ट्रांसफ़र करेंगे होस्ट सेल के अंदर, वो अभी बताया। अब ये 2 स्टेप्स रह गए हैं, ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट फ्रॉम द होस्ट, ये रह गया है और ये रह गया। ध्यान रखना, ये सारे के सारे स्टेप्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। एनसीईआरटी ने दोबारा इन्हीं स्टेप्स को जो पहले बताएं वही थोड़ा थोड़ा करके सभी के बारे में बताया, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया। आप पढ़ना तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएंगे, सही। अब देखते हैं, सो 2 स्टेप जो रह गए इसमें, ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट फ्रॉम द होस्ट, ये देखते हैं, सही। बिल्कुल भी आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसमें क्या है, डायग्राम देखना है बस हमको। इसकी क्या देखना, डायग्राम देखना। तो डायग्राम आपको प्रॉपर वे में मैं बता देता हूँ। डायग्राम में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना आपको। सीधी सी बात है, हमने ये सब कुछ कराई है। ये बैक्टीरिया के अंदर हमने ये प्लाज्मिड ये मतलब डाला है, इसके अंदर क्या हमारा रिकॉम्बिनेंट, इसके क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट। क्या पढ़ते हैं, रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमने क्या, इसके साथ क्या मिला हमारा, डिजायर्ड जीन। क्या मिला है, डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन वो ग्रो का डिजायर्ड जीन हम देखते हैं, जिनसे क्या बनती है, प्रोटीन बनाया गया। क्या बनाएगा, प्रोटीन। ये मान लेते हैं इंसुलिन बनाने वाला जीन है, तो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। अब इस प्रोटीन को हमको निकालना है होस्ट सेल से, ये इस मेथड में देखेंगे। होता क्या है इसमें, ये बताया है कि हमने, अब ध्यान रखना, डीएनए मतलब ऐसी बैक्टीरिया की बहुत सारी कॉपी बन जाएंगी। बैक्टीरिया की जब बहुत सारी कॉपी बनेंगी तो सीधी सी बात है हमारे डिजायर्ड जीन की कॉपी बन जाएंगी। तो अगर जब बहुत सारे न्यूमेरस बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे तो न्यूमेरस क्या होंगे हमारे, ये क्या होंगे, डिजायर्ड जीन प्रेजेंट होगा। तो हर जीन क्या बनाएगा, इंसुलिन बनाएगा। तो समझो कितने बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे, जब मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं तो मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया में कितनी सारी प्रोटीन बनेगी,
सही, कितनी सारी प्रोटीन बनेगी। जो ये प्रोटीन बनाएगा, जो डिजायर्ड जो प्रोटीन बना था, उसको हम पढ़ते हैं रेकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्या बोलते हैं? रेकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं। स्टार्टिंग में एनसीईआरटी ने बताया ऐसे, क्या बोलेंगे? रेकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब इस होस्ट मतलब जो बैक्टीरिया है, इसको हमको ग्रो कराना है। इसके अंदर हमने पूरा प्रोसेस करने के बाद ये यहाँ पहुँच गया है। अब इस बैक्टीरिया को हमको ग्रो कराना है, तो ग्रो किस में कराएंगे वो देखते हैं। तो ग्रो कराने के लिए जो रिएक्टर होते हैं उन्हें क्या पढ़ते हैं? बायोरिएक्टर्स। क्या बोलते हैं? बायोरिएक्टर्स। अब बायोरिएक्टर्स के बारे में देखेंगे। बायोरिएक्टर्स के एक बार बायोरिएक्टर बता दे रहा हूँ आपको। बायोरिएक्टर ये इस हिसाब से डायग्राम दिया है बायोरिएक्टर का। ये सिलेंड्रिकल होते हैं और बेस उनका क्या होगा? कर्व्ड। ये ध्यान रखना है, ऐसे दिया। सिलेंड्रिकल होंगे, बेस उनका क्या होता है? कर्व्ड होता है। ये अब ध्यान रखना, इसमें सॉफ्ट प्रेजेंट होगी। ये सॉफ्ट बनाना आपको, बिल्कुल दूसरे कलर से बना देता हूँ मैं। ये सॉफ्ट बना दी। अच्छा सा बुक के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेना आप। यहाँ इस पर क्या प्रेजेंट होगी? सॉफ्ट पे क्या प्रेजेंट होती है? मोटर। तो मोटर ऐसे बना दिया मैंने। अब जैसा बुक में है वैसे बनाना, समझाने के लिए है मैंने। ये क्या प्रेजेंट है? मोटर है। क्या है? मोटर है। अब ध्यान रखना यहाँ पे, अब इतने भी हम इसमें यहाँ तक सिर्फ थोड़ा खाली रखेंगे। यहाँ इसमें क्या डालेंगे? मीडियम। ये सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर हमने सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन को मतलब थोड़ा खाली रखा है ऐसे। अब ये क्या? सॉफ्ट। तो सॉफ्ट में ऐसे ब्लेड लगे होंगे इस तरह हिसाब से। यहाँ पर ये ब्लेड लगे होते हैं ऐसे। ऐसे ऐसे ब्लेड लगेंगे, इतना खाली होगा। अब इसमें क्या होगा? हम अब मतलब इसका मतलब इस मीडियम में क्या, इस मीडियम को मतलब पीएच से नापने के लिए, तो यहाँ पर पीएच प्रोब प्रेजेंट होगा। क्या होता है? पीएच प्रोब, मतलब पीएच को पता लगाएगा। यहाँ थर्मोमीटर डाल देते हैं ऐसे थर्मामीटर से। उससे क्या लगाता है? वो टेम्परेचर का पता लगा। क्या लगाएगा? टेम्परेचर का पता लगाता है। इसके अंदर मतलब इसको स्टेराइल के, तो क्या डालेंगे? स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन। तो हार्मफुल माइक्रोब्स उनको मानेंगे स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन। स्टेराइलाइजेशन ये प्रेजेंट होगा। सही। ये क्या प्लेट प्रेजेंट है? ब्लेड है। ये क्या है? ब्लेड प्रेजेंट है। अब ये जो ये है आपको जो मीडियम दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? न्यूट्रिएंट। क्या प्रेजेंट होते? न्यूट्रिएंट्स क्या क्या प्रेजेंट होगा वो आपको देखना है। सही। न्यूट्रिएंट्स क्या प्रेजेंट होगा? साल्ट होंगे, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। ये होंगे सॉल्ट, विटामिन, मिनरल्स। सॉल्ट होंगे, विटामिन्स होंगे, मिनरल्स होंगे। और प्रॉपर पीएच होना। प्रॉपर क्या होगा? टेम्परेचर। एक मतलब पार्टिकुलर प्रॉपर क्या होगा? टेम्परेचर। प्रॉपर क्या होगा? पीएच। और मतलब स्टीम आती रहेगी अंदर। सही। और जो स्टेराइल एयर है इसकी भी एंट्री करते हैं इधर से। स्टेराइल एयर ऐसे दिया है, स्टेराइल एयर की भी एंट्री होगी। स्टेराइल एयर। अब क्या करेंगे? इसके अंदर हम बैक्टीरिया डालेंगे। क्या डालेंगे? जो हमारा रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है उसको ग्रो कराएंगे। किसको? रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को। ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हमारा, तो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को कुछ डाल देंगे ऐसे। रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हमने इसमें डाल दिए, तो होगा क्या? जब रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को उसके अंदर डाल देंगे हम, अब इसके तो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया इसमें डालेंगे तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए क्या है? एजेंशियल। ऑल द एजेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया या प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। अब ये सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट, न्यूट्रिएंट सही तरीके से घुल जाए तो इसको मॉडल चलाएंगे हम। सही। इसको हम क्या पढ़ते हैं? ध्यान रखना, क्या पढ़ते हैं? स्ट्रिड। वर्ड क्या पढ़ते हैं? स्ट्रिड। ये स्टिड टैंक। क्या पढ़ते हैं? स्टिड टैंक। स्टिड का मतलब क्या होता है? घोलना। स्टिड का मतलब क्या होता है? घोलना। सही। STIRRED। घोलना मतलब क्या? इनका काम क्या होगा? घोलने का। जो भी न्यूट्रिएंट मिला रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से घुलते रहें। प्रॉपर न्यूट्रिएंट के प्रॉपर तरीके घुलते रहेंगे तो इसको मतलब सारे के सारे मीडियम में क्या पहुंच जाएगा? न्यूट्रिएंट पहुंच जाएगा। जब न्यूट्रिएंट पहुंचेगा तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया उसे क्या करेंगे? उसे यूज़ करेंगे। बैक्टीरिया जब यूज़ करेंगे तो अब अपना नंबर बढ़ाएंगे।
इनका क्या होगा, नंबर बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। तो सब में क्या, बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा न्यूमरस ग्रोथ होगी। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी तो सीधी सी बात है, बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड प्रेजेंट है वो भी बैक्टीरिया के अंदर क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। अब ऊपर ये अब ध्यान रखना इस तरीके से, अब जब इसको हम मिलाते हैं तो यहाँ फॉर्म वगैरह बन जाता है, ऐसा फॉर्म आ जाएगा। तो उसे ब्रेक करने के लिए ये वाला ब्लेड है, ताकि मतलब फॉर्म मतलब प्रॉपर तरीके से ऊपर फॉर्म वगैरह जम नहीं पाए। तो उसे तोड़ने के लिए जो ऊपर वाला ब्रेक है वो फ्रॉथ ब्रेकर, जो ऊपर फॉर्म झाग जैसा बन जाता है, उसे तोड़ने के लिए कि ये होगा। तो ये प्रोसेस लगातार करते हैं और हम बार बार इसको निकाल कर कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट निकाल कर चेक करते रहते हैं, सही, कि मतलब इसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंस तो नहीं आ गए, इसका पीएच कैसा है, इसका टेम्परेचर कैसा है, तो लगातार चेक भी करते रहेंगे। तो ये प्रोसेस लगातार करते रहेंगे, जब देखेंगे प्रॉपर तरीके से बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई है, सही। अब क्या करेंगे, प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए इसको क्या बोलते हैं, सिंपल स्टिर्ड टैंक। क्या पढ़ते हैं, सिंपल स्टिर्ड टैंक पढ़ेंगे, बायोरिएक्टर। सही, सिंपल स्टिर्ड मतलब घोलने वाला सिंपल टैंक। अब बैक्टीरिया की बहुत सारी ग्रोथ होगी, बैक्टीरिया ग्रोथ होगी। अब क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया को निकाल कर उस बैक्टीरिया से हम क्या निकालेंगे, प्रोटीन। कैसे निकालेंगे वो नहीं देखना है, कैसे पकड़ के निकालेंगे, इतना सिर्फ ये, इस जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन बन गई है, जो जिनने डिस्क्राइब होके क्या बनाई है, जिनने एक्सप्रेस होके क्या बनाई है, प्रोटीन बनाई, उस प्रोटीन को निकालेंगे और क्या करेंगे, प्यूरीफाई। तो प्रोटीन को निकालना, सही है, प्रोटीन को निकालना और प्यूरीफाई करना, उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या पढ़ते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये लिखा होगा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या पढ़ेंगे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसका मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, प्रोटीन को क्या करना, निकालना, और क्या करना, प्यूरीफाई करना, और क्या करना, प्यूरीफाई करना। तो इसी क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो इसमें हम क्या डेफिनेशन क्या लेंगे, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ recombinant protein from this bioreactor इस कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। उसे क्या पढ़ेंगे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं हम, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलेंगे। निकालने के बाद अब ध्यान रखना, जो हमारी प्रोटीन निकल गई, ये डिजायर्ड प्रोटीन है हमारी, डिजायर्ड, जिनसे डिजायर्ड क्या बनेगी, डिजायर्ड प्रोटीन बनेगी, या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोल सकते हो। तो डिजायर्ड प्रोटीन को क्या कर लेंगे, प्रिजर्व्ड, उसमें कुछ केमिकल डालेंगे जिसकी वजह क्या हो जाए, प्रिजर्व्ड हो जाए, हमारी क्या हो जाए, प्रिजर्व कर लेंगे, प्रिजर्व, सही है, प्रिजर्वेशन हो जाएगा। उसका क्या करेंगे, प्रिजर्वेशन करेंगे, उसे प्रिजर्व करेंगे। प्रिजर्वेशन लिख देता हूँ, बट प्रिजर्वेशन करने के बाद अब उसमें हम कुछ केमिकल्स में, ताकि वो प्रोटीन खराब ना हो। अब उसका क्या करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। क्या करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल यूज़ करके देखेंगे, मतलब उसका मतलब उस प्रोटीन का, या प्रोटीन इंजेक्शन की फॉर्म में किसी को बॉडी के देना है तो इंजेक्शन की फॉर्म में देंगे, जिस फॉर्म में उसे हमें मतलब जिस काम के लिए हमने ली है, जिस काम के लिए वो डिजायर्ड जिन बनाए इंसुलिन, तो पहले देखेंगे जो इंसुलिन प्रोटीन बनाई है वाकई में इंसानों पे वर्क कर रही है नहीं कर रही है। तो कई सारे बहुत सारे ट्रायल होते हैं डिफरेंट लोगों में, डिफरेंट जगह के। तो ट्रायल करने के बाद आप देखते हैं कि ये प्रोटीन बिल्कुल सही है। क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद, कौन सा, क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद अब ये जो प्रोटीन कहाँ कर देंगे, मार्केट में क्या कर देते हैं, इंट्रोड्यूस, क्या कर देंगे, मार्केट में क्या कर देते हैं, हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कौन सी प्रोटीन है, इंसुलिन। तो जैसे मैंने इंसुलिन का एग्जांपल दिया, कोई सी भी प्रोटीन हो सकती है, तो मार्केट में क्या हो गई, इंट्रोड्यूस हो गई। तो यहाँ पर आके ये हमारा प्रोसेस क्या हो जाता है, बायोटेक्नोलॉजी खत्म हो जाती है, बस सिंपल सा था, सही। दूसरा भी बायोरिएक्टर आप देख लेना, सिंपल है, सही। उसमें क्या करते हैं, स्पार्जर होता है, उसमें क्या होता है, यहाँ पर स्पार्जर लगा होता है, तो उसमें बबल्स निकलते हैं ऐसे, इस हिसाब से उसमें बबल, इतना फ़र्क होता है। तो ये था, हमें समझो अब हमें कितनी बहुत सारी प्रोटीन मिल जाती है। मान लेते हैं इंसुलिन, तो इंसुलिन इतनी सारी प्रोटीन हमने कलेक्ट कर लेंगे। तो इंसुलिन, किसी को डायबिटीज़ होगा तो इंसुलिन प्रोटीन हम बॉडी में क्या सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं उसे। तो इस तरीके से कितना फ़ायदा है बायोटेक्नोलॉजी से। हमारे अंदर वो एक जीन से हम जो इतना हमारे अंदर एक जीन इतनी प्रोटीन इंसुलिन नहीं बना पाता, जितना वो एक जीन हम निकाल के उसकी बहुत सारी कॉपी बना के कि बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करके फिर कितना ज़्यादा इंसुलिन, वो जीन कितना ज़्यादा इंसुलिन बनाएगा, से कितना ज़्यादा इंसुलिन प्रोटीन मिलेगी। तो पूरे संसार में मतलब उस इंसुलिन का क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। सिर्फ मैंने इंसुलिन का एग्जाम्पल बताया, और भी बहुत सारी जीन है, बहुत सारी प्रोटीन बनाते हैं। ये था बायोटेक्नोलॉजी का, ये बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर है यहाँ कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।